हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं पीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर। आज का पहला क्वेश्चन है द ट्रेस ऑफ ए थ्री मैट्रिक्स इज टू टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज आर 1 एंड 2 देन द थर्ड आइगन वैल्यू इज ऑप्शंस आर गिवन। हमारे पास एक थ्री मैट्रिक्स दी है। थ्री मैट्रिक्स का मतलब है 3x3 की मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स। और ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स में टोटल आइगन वैल्यूज रहेगी 3। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है ट्रेस इस मैट्रिक्स की दी है 2 और दो इसकी आइगन वैल्यू दी है 1 एंड 2। और हम जानते हैं कि जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पहली आइगन वैल्यू हमारे पास 1 थी, दूसरी 2 दी है, थर्ड को हम मान लेंगे लैम्डा। और इसका जो सम रहेगा वो ट्रेस के इक्वल रहेगा और ट्रेस यहाँ पे 2 दी है तो इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 2 - 3 implies लैम्डा इक्वल टू -1। तो थर्ड जो आइगन वैल्यू रहेगी वो -1 होगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Second question is the matrix of order 3 having elements 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 is options are an involutory, option B is nilpotent, option C is an idempotent, option D is skew symmetric। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे ए। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवॉल्यूटरी तब होती है अगर उसका स्क्वायर करने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए नील पोटेंट तब होती है अगर उसकी किसी पावर पे हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आइडम पोटेंट तब होती है अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है अगर उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने पे हमें -a मिल जाए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये वाले 1 2 और 3, ये तीनों एलिमेंट जीरो होने चाहिए। और यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे फिर -1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे फिर -3 होना चाहिए। और यहाँ अगर 6 है तो यहाँ पे फिर -6 होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है ए आई जे वो इक्वल होता है माइनस ऑफ ए जे आई, जहां पे आई बताता है कि कौन सी रो है, जे बताता है कि कौन सा कॉलम है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज होता है और ट्रांसपोज की वजह से रो कॉलम इंटरचेंज होते हैं। तो आई जे इंटरचेंज होके जे आई बनाता है और साथ में एक माइनस लग जाता है। तो यानी अगर कोई एलिमेंट A21 होगा वो माइनस ऑफ A12 के इक्वल होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये वाला एलिमेंट A12 एलिमेंट था फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे A21 की जगह पे -1 होना चाहिए। सेम रीजन की वजह से अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे फिर -3 होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट जीरो क्यों होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट में आई जे के इक्वल हो जाता है तो बेसिकली यहाँ पे आई जे की जगह पे आई आई आएगा। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट A11 एलिमेंट है, यहाँ पे A22 है, ये वाला A33 है, आई जे के इक्वल रहता है। तो यहाँ पे आई जे इक्वल करेंगे ए आई आई मिलेगा और यहाँ पे भी इक्वल करेंगे -a आई आई मिलेगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 टाइम ए आई आई इक्वल टू 0। अगर इसे हम लेफ्ट साइड लेके आए और यहाँ से हमें मिला ए आई आई इक्वल टू 0। और ए आई आई डिनोट करते हैं डायगोनल एंट्रीज को, तो वो 0 होनी चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, जो कि यहाँ पे नहीं थी। तो ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के लिए हम मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगर वो आई के बराबर आया तो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी होगी, अगर वो ए के इक्वल आया तो मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट होगी। तो हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर इक्वल होगा ए इंटू ए के। यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, उसकी एंट्रीज थी 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3
5, 2, 6, -2, -1, -3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगी, तो ये वाला 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस ये वाला 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, और 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा। तो ये हुआ 1 प्लस 5 6 -6 यानी 0। तो पहली एंट्री हमारी 0 आई। यहाँ पे जो हमें पहला एलिमेंट मिला वो 0 मिला, लेकिन ए में जो पहला एलिमेंट था वो 1 था। इसका मतलब ए स्क्वेयर यहाँ पे ए के इक्वल नहीं मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन आइडम पोटेंट वाला डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 0 मिला। इसका मतलब ए स्क्वेयर यहाँ पे हमें आइडेंटिटी के इक्वल भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ से या तो ये मैट्रिक्स नील पोटेंट मिलेगी, या तो हो सकता है कि ऑप्शन ही गलत दिए हो, तो दोनों केस में आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Next question is the system of simultaneous equations x plus y plus z equal to 3, x plus 2y plus 3z equal to 4, x plus 4y plus kz equal to 6 has infinite number of solution if options are given। हमसे ये पूछा गया है कि k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले जो सिस्टम दिया हुआ है हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू वी फॉर्म का, जहां पे ए होती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का 1, जेड का 1, तो पहली रो बनेगी 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट हमारे पास है 1 2 एंड 3, तो सेकंड रो आ जाएगी 1 2 एंड 3। और थर्ड इक्वेशन में कोफिशिएंट हमारे पास है 1 4 और के, तो ये आ जाएगा 1 4 और के। एक्स को कहा जाता है वेरिएबल मैट्रिक्स, तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई और जेड थे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई और जेड। बी मैट्रिक्स को कहा जाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, और फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट था 3, सेकंड में 4 और थर्ड में 6। अब इसके बाद हम इस 1 की हेल्प से नीचे वाले दो एलिमेंट को जीरो करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे इसे एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इन दो को जीरो करना है तो R2 में ऑपरेशन लगेगी R2 माइनस R1, क्योंकि R1 की हेल्प से जीरो करना है, और R3 में ऑपरेशन लगेगी R3 माइनस R1। फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, एलिमेंट एज इट इज आएंगे। यहाँ पे ऑपरेशन लगी R2 में से R1 को माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे R2 से R1 को माइनस करना है, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। और यहाँ पे R3 माइनस R1 करेंगे 0 हो जाएगा, R3 माइनस R1 करेंगे 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे K माइनस 1 आएगा। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, विच इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में कोई ऑपरेशन नहीं है तो 3 एज इट इज आएगा। सेकंड रो में R2 माइनस R1 हमारे पास आएगा 4 माइनस 3 यानी 1। थर्ड में R3 माइनस R1 6 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा। अब हम इस 1 की हेल्प से नीचे वाले एलिमेंट 3 को जीरो करेंगे, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगेगी R3 में, और ऑपरेशन होगी R3 माइनस 3R2, क्योंकि R2 की हेल्प हम ले रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें मिलेगा, फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं थी, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट रहेंगे एज इट इज 1 1 1। सेकंड रो में भी कोई ऑपरेशन नहीं थी, तो यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे 0 1 और 2, 0 1 2। थर्ड रो में क्योंकि ऑपरेशन लगाई थी, उसमें भी ये एलिमेंट 0 था, और ऑपरेशन लगाने की वजह से अब ये वाला एलिमेंट भी 0 हो गया, क्योंकि ऑपरेशन 3 3 माइनस 3 टाइम R2, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट भी हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 0 मिला, यहाँ भी 0। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है।
यहाँ पे हमारे पास k माइनस वन था और ऑपरेशन थी R3 माइनस थ्री टाइम R2। तो R3 का एलिमेंट लिख दिया माइनस थ्री टाइम, और R2 में हमारे पास यहाँ था 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये हुआ k माइनस वन माइनस सिक्स, यानी k माइनस सेवन। तो हमें यहाँ से मिला k माइनस सेवन, और यहाँ पे x, y और z, और आगे फर्स्ट और सेकंड रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं थी, तो थ्री और वन इसके एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ पे थ्री और वन। थर्ड रो में ऑपरेशन थी, यहाँ पे थ्री था, थ्री माइनस थ्री टाइम R2, और R2 में यहाँ पे वन था, तो थ्री माइनस थ्री बेसिकली जीरो हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें मिला जीरो। अब यहाँ पे हर रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री होती है उसे कहा जाता है पाइवॉट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो की पहली नॉन जीरो एंट्री ये है, तो ये पहला पाइवॉट हुआ। सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये है, तो ये सेकंड पाइवॉट हुआ। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जीरो हो या नॉन जीरो हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा के पे। अब मान लो अगर जो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसकी हर रो में आपको पाइवॉट मिल जाए, तो उस केस में सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यानी जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में पाइवॉट यहाँ पे है, सेकंड रो में पाइवॉट यहाँ पे है, और थर्ड रो में मान लो k माइनस सेवन नॉन जीरो हमें मिला, तो यहाँ पे हमें पाइवॉट मिल जाएगा k माइनस सेवन में। तो तीनों रो में पाइवॉट मिले, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मान लो पाइवॉट हमारा लास्ट कॉलम में जा रहा है, इस कॉलम को कहा जाता है लास्ट कॉलम। अगर पाइवॉट इस वाले कॉलम में जा रहा है, लास्ट कॉलम में, तो उस केस में हमें मिलता है नो सॉल्यूशन। अब ये पाइवॉट लास्ट कॉलम में कब जाएगा? अगर मान लो हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती कि ये यहाँ पे एलिमेंट जीरो होता k माइनस सेवन, और यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट होता, जैसे मान लो 8 होता। तो उस केस में इस थर्ड वाली रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री मिलती हमें, यहाँ पे क्योंकि जीरो था, यहाँ भी जीरो था, यहाँ भी जीरो, ये पहली नॉन जीरो एंट्री मिलती, तो ये यहाँ पे पाइवॉट हो जाता। तो पाइवॉट अगर लास्ट कॉलम में गया तो उस केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब रहता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलता है? अगर मान लो ए की हर रो में पाइवॉट नहीं है और ना ही लास्ट कॉलम में पाइवॉट है, तो उस केस में हमें मिलता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पहली कंडीशन ये है कि ए की हर रो में पाइवॉट नहीं होना चाहिए। इन दो में तो पाइवॉट मिल गया था, यहाँ पे पाइवॉट नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे पाइवॉट नहीं मिलने का मतलब है k माइनस सेवन हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए, यानी k इक्वल होना चाहिए सेवन के। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई सेवन। तो यहाँ पे अगर ये जीरो होता तो यहाँ पे पाइवॉट नहीं रहता, यहाँ भी पाइवॉट नहीं आया, तो हमारी ये दोनों कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होती। तो इस केस में फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते। तो यहाँ पे आंसर रहेगा k इक्वल टू सेवन, जो कि ऑप्शन ए में था। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। Next question is, the set S having elements 1, 5, 7, 11 is a group with respect to multiplication modulo. Options are given. हमने ये बताना है कि ये जो सेट S दिया है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो की किस ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम देखते हैं कि जीसीडी क्या होता है। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे अगर हमें जीसीडी फाइंड करना हो 16 और 24 का, 1 से क्योंकि 16 और 24 दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 इनका डिवाइजर हुआ। 2 से भी 16 और 24 दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 इनका कॉमन डिवाइजर हुआ। 4 से भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 4 इनका कॉमन डिवाइजर हुआ। 8 से भी ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो 8 इनका कॉमन डिवाइजर हुआ। 8 के बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। अब ये कॉमन डिवाइजर थे 1, 2, 4 और 8, लेकिन इन कॉमन डिवाइजर में जो सबसे बड़ा था वो था 8। तो ये 8 बनेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो 16 और 24 का जीसीडी आएगा 8। अब यहाँ इस क्वेश्चन में एक सेट होता है यूएन,
जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, जिसे डिनोट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन और बेस में लिखा जाता है n, इसके साथ ग्रुप फॉर्म करता है। अब हम देखेंगे कि जो ये सेट UN है, इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं। सेट UN में n से छोटे वो सारे नेचुरल नंबर आते हैं जिनका जीसीडी n के साथ 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर U8 हम फाइंड करें, तो U8 में 8 से छोटे वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 होगा। 8 से छोटे सारे नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 1 और 8 का जीसीडी 1 होता है, तो 1 इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। 2 और 8 का जीसीडी 2 होता है, 1 नहीं होता, तो इसका मतलब 2 इस सेट का एलिमेंट नहीं बनेगा। इसी तरह से 3 और 8 का जीसीडी क्योंकि 1 होता है, तो 3 भी इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। 8 से छोटे जो भी नेचुरल नंबर होंगे जिनका जीसीडी 8 के साथ 1 बनेगा, वो इस सेट के एलिमेंट बन जाएंगे। इसी तरह से 4 और 8 का जीसीडी क्योंकि 4 होता है, तो वो इस सेट का एलिमेंट नहीं बनेगा। 5 और 8 का जीसीडी 1 होता है, तो 5 इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। 6 और 8 का जीसीडी 2 होता है, तो 6 इस सेट का एलिमेंट नहीं बनेगा। 7 और 8 का जीसीडी 1 होता है, तो 7 इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट आएंगे U8 में। अब इसी तरह से अगर हम U12 फाइंड करें, तो U12 में 12 से छोटे वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जिनका जीसीडी 12 के साथ 1 होता है। 1 का जीसीडी 12 के साथ 1 होता है। 5 का जीसीडी 12 के साथ 1 होता है। 7 का जीसीडी 12 के साथ 1 होता है और 11 का जीसीडी 12 के साथ 1 होता है। हमें 11 तक ही जाना था क्योंकि 12 से छोटे एलिमेंट हमने देखने होते हैं। तो ये एलिमेंट आए U12 में। और U12 जो है, क्योंकि हमने देखा UN मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के साथ ग्रुप बनाता है, तो U12 ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के साथ। अब जो हमारे पास गिवन सेट S था, ये बेसिकली U12 था, इसमें 1, 5, 7 और 11 एलिमेंट थे। तो ये ग्रुप बनाएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के साथ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। Next question is, in the multiplicative group G having elements 1, -1, iota, minus iota, the order of element minus iota is, options are given. यहाँ पे हमें माइनस आयोटा का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है। अगर ग्रुप के किसी एलिमेंट ए को ग्रुप के किसी एलिमेंट ई से ऑपरेट करने पे हमें ए ही मिल रहा हो, यानी ए की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही हो, ए था ए ही मिला, तो ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। अब जैसे इस ग्रुप के लिए मान लो हमारे पास एलिमेंट हमने लिया आयोटा। ऑपरेशन यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, तो ऑपरेशन रहेगी मल्टीप्लिकेशन, तो स्टार की जगह पे आएगा डॉट मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं बोलूं आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आपका आयोटा ही आए, तो आपका आंसर होगा 1 और 1 इस ग्रुप में है। यहाँ पे आयोटा की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है और आइडेंटिटी किसके साथ ऑपरेट होने पे चेंज नहीं हुई, 1 के साथ, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा हुआ 1। अब किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, अगर मान लो ए कोई एलिमेंट है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, ए की पावर बढ़ाते जाते हैं। ए की पावर 1 करेंगे, ए की पावर 2 फाइंड करेंगे, और पावर का मतलब होगा जैसे ए पावर 2 है कि एलिमेंट को उतनी बार हमने ऑपरेट करना है गिवन ऑपरेशन के साथ। इसी तरह से हम A3 फाइंड करेंगे, A4 फाइंड करेंगे, और तब तक हम पावर फाइंड करेंगे जब तक हमें आइडेंटिटी ना मिल जाए। मान लो हमें ए की किसी n पावर पे सबसे पहले आइडेंटिटी मिला, इससे पहले हमें किसी भी पावर पे आइडेंटिटी नहीं मिला, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ये n है वो ऑर्डर हो जाएगा इस एलिमेंट a का। इसी तरह से हम माइनस आयोटा का ऑर्डर फाइंड करेंगे।
माइनस आयोटा की अगर हमने 1 पावर की तो हमें मिला माइनस आयोटा। अगर माइनस आयोटा की हम 2 पावर करेंगे, पावर 2 का मतलब होगा माइनस आयोटा को ऑपरेट करना है 2 बार ऑपरेशन के साथ। ऑपरेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब अगर माइनस आयोटा की पावर 3 फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस आयोटा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आयोटा इंटू 1 आ जाएगा आयोटा के इक्वल। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे माइनस आयोटा की पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, पावर 4 थी यहाँ पे। माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल है -1 के, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और वो इक्वल हो जाएगा 1 के। और 1 हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट था इस ग्रुप में, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया पावर 4 करने पे। माइनस आयोटा की 4 पावर से पहले हमें किसी भी पावर पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, यानी माइनस आयोटा की 4 पावर पे सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल टू 4। Next question is, for a finite group G, Lagrange's theorem states that the options are given. First option is order of an element divides order of G. Second option is order of any subgroup divides order of G. Third option is sum of orders of element in G is the order of G. And fourth option is order of G equals order of identity element. इस क्वेश्चन में हमसे लेग्रेंजीज थ्योरम की स्टेटमेंट पूछी है। लेग्रेंजीज थ्योरम कहती है कि अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो इस ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप बनेंगे, उनका ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। Next question is, if H1, H2 are subgroup of a group G, then which of the following is a subgroup of G? Options are given. हमने ये बताना है कि अगर H1, H2 सबग्रुप हैं ग्रुप G के, तो इनमें से कौन सा सबग्रुप होगा? तो यहाँ पे H1 यूनियन H2 हमेशा सबग्रुप नहीं बनता है, ये कंडीशन पे सबग्रुप बनता है, तो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। H1 यूनियन H2 सबग्रुप कब बनता है? इसके लिए कंडीशन होती है कि आइदर या तो H1 सबसेट होना चाहिए H2 का, और या फिर H2 सबसेट होना चाहिए H1 का, यानी एक दूसरे में वो कंटेन्ड होने चाहिए, तभी ये सब ग्रुप बनता है। हमेशा नहीं बनता। हमेशा नहीं बनता, इसलिए हम इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे H1 H2 ये भी सब ग्रुप हमेशा नहीं बनता है। ये सब ग्रुप कब बनता है? ये तभी सब ग्रुप बनेगा अगर H1 H2 कॉम्यूटेटिव होंगे, यानी H1 H2 H2 H1 के बराबर होना चाहिए, ये तभी सब ग्रुप बनता है। तो हमेशा ये भी सब ग्रुप नहीं बनता, इसलिए ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑप्शन सी दिया है, ये भी सब ग्रुप नहीं बनता है। ऑप्शन बी जो है H1 इंटरसेक्शन H2, ये हमेशा सब ग्रुप होता है। अगर H1 H2 सब ग्रुप होंगे तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y minus 6z equal to 11 are, options are given। हमारे पास एक स्फीयर दिया है, हमने इसके सेंटर और रेडियस फाइंड करने। स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस 2hz प्लस d इक्वल टू 0। और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है वो इस पॉइंट पे होता है, -f -g -h पॉइंट पे। और इसकी जो रेडियस होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी के इक्वल। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास दी है
उसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो हमें यहाँ पे एफ, जी, एच और डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे कंपेयर करने पे, क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट होता है 2f और गिवन इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है -2, इसका मतलब 2f की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहां से हमें वैल्यू मिलेगी f की विच इज इक्वल टू -1। f की वैल्यू -1 होगी। इसी तरह से y का कॉफिशिएंट होता है 2g और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है 4, तो इसका मतलब 2g इक्वल होगा 4 के, इम्प्लाइज यहां से हमें g की वैल्यू मिल जाएगी g इक्वल टू 2। यहाँ पे z का कॉफिशिएंट है 2h और यहाँ पे z का कॉफिशिएंट है -6, तो इसका मतलब 2h हो जाएगा -6 के इक्वल और यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी h इक्वल टू -3। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो लेफ्ट साइड में होती है, यहाँ पे राइट साइड में दी थी, तो इसको अगर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी d की -11, तो d हो जाएगा इक्वल टू -11। तो देयरफॉर यहाँ पे हमें सेंटर मिल जाएगा, सेंटर इक्वल टू, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते थे -f -g -h, f की वैल्यू -1 है तो -f की वैल्यू हो जाएगी 1, g की वैल्यू 2 है तो -g की वैल्यू हो जाएगी -2 और यहाँ पे h की वैल्यू -3 है, -h की वैल्यू हो जाएगी 3, तो सेंटर हमें मिला 1 -2 3 पॉइंट। इसके बाद हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो रेडियस r हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ f की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस g की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस h की वैल्यू हमारे पास -3 है तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। यहाँ पे आगे -d होता है, d की वैल्यू -11 है, एक माइनस यहाँ पे था तो ये हो जाएगा +11। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा, दिस इंप्लाइज रेडियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 11 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14, 14 प्लस 11 इज 25, तो ये आ जाएगा 25 और रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो हमें यहाँ पे रेडियस मिली 5 और इसके साथ सेंटर हमें मिला 1 -2 3 पॉइंट, जो कि ऑप्शन ए में था, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर के बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।